नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं जीडी ग्लोबल स्कूल करतारपुर बाईपास आजमगढ़, एडमिशन ओपन। रमा हॉस्पिटल नरोली आजमगढ़ और वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। उत्तर प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन को लेकर आजमगढ़ में 7वें चरण में यानी 7 मार्च को वोट जाएंगे, जिसे लेकर नामांकन प्रक्रिया चल रही है। सोमवार के दिन भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी सहित कई दलों व निर्दल प्रत्याशियों ने अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिल किया। विधानसभा क्षेत्र अतरौलिया के लिए निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी से प्रशांत कुमार सिंह पुत्र शोभनाथ सिंह, समाजवादी पार्टी से डॉक्टर संग्राम पुत्र बलराम, गोपालपुर के लिए भाजपा से सत्येंद्र राय, समाजवादी पार्टी से नफीस अहमद, सगड़ी के लिए भारतीय जनता पार्टी से वंदना सिंह पत्नी सर्वेश सिंह, बहुजन मुक्ति पार्टी से अभिमन्यु पुत्र बाबूलाल, मुबारकपुर के लिए समाजवादी पार्टी से अखिलेश पुत्र रमाकांत, बहुजन समाज पार्टी से अब्दुल सलाम पुत्र इनामुल हक, आजमगढ़ के लिए भारतीय जनता पार्टी से अखिलेश कुमार मिश्रा पुत्र राजीव कुमार मिश्रा, राजीव कुमार सिंह पुत्र प्रद्युमन नारायण सिंह, निर्दलीय समाजवादी पार्टी से दुर्गा प्रसाद यादव पुत्र रामध्यान यादव, निजामाबाद के लिए भारतीय जनता पार्टी से मनोज कुमार यादव, बहुजन क्रांति पार्टी मार्क्सवाद अम्बेडकरवाद से मोहम्मद अरशद आजमी पुत्र जकरिया, सीपीआई से जितेंद्र हरि पांडे पुत्र हरिमंदर पांडे, बसपा से पीयूष कुमार सिंह पुत्र भरतलाल, समाजवादी पार्टी से आलमबदी पुत्र बदियुजमा, इंडियन नेशनल कांग्रेस से अनिल कुमार यादव पुत्र कर्मदेव, फूलपुर पवई के लिए संजय यादव पुत्र सूर्यराज, निर्दलीय बसपा से शकील अहमद पुत्र नूर मोहम्मद, दीदारगंज के लिए पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया से महेंद्र प्रसाद बिंद, भाजपा से कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, सपा से कमलाकांत, बसपा से भूपेंद्र, लालगंज के लिए भाजपा से नीलम सोनकर पत्नी राजेंद्र, सपा से बिचई सरोज पुत्र तेजू, बसपा से आजाद अरिमर्दन, रामचंद्र, निर्दलीय मेहनगर के लिए भारतीय जनता पार्टी से मंजू सरोज पत्नी विजय कुमार सरोज। कुल 28 उम्मीदवारों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा किया गया। नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान प्रत्याशियों ने विकास के मुद्दे को लेकर अपनी अपनी जीत का दावा किया। साफ जाहिर है, मैंने नारा दिया है कि आजमगढ़ में 40 साल और सदर बेहाल। 40 साल में जो हमारे क्षेत्र की विधानसभा की दुर्गति है, जो पिछले बरसात में आपको देखने के लिए मिली है, लोगों को दूसरे तल पे जाना पड़ा, घर छोड़कर गांव के लिए पलायन करना पड़ा शहर से, और उनके गांव की तरफ की सड़कें बेहद खराब हैं। और 40 साल में जो विधायक अपने घर की सड़क नहीं बना पाया, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। ये सब सारे मुद्दे हैं हमारे। कितना उम्मीद है इस बार चुनाव में, जो है कितनी सीटें भाजपा जीत रही है आजमगढ़ में? आजमगढ़ में सर्वाधिक सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की सीधी लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम सीटें इस बार जीतेगी। कोई आपराधिक मुकदमा आप पर या जो संपत्तियों का हिसाब किताब है सब आपने दे दिया है? नहीं, कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है और जो संपत्ति है वो सबका रिकॉर्ड दिया गया। क्या सेट में नामांकन कर रहा है? 4 सेट में। गोपालपुर विधानसभा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आजमगढ़ ही गढ़ माना जाता है। इस गढ़ में कैसे आप कमल खिलाएंगे, क्या रणनीति? वही तो बात है। अभी आप लोग गढ़ का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं और जनता जो है पूरी तरह से मन बना लिए है और बताएगी इस बार कि गुंडा राज और माफिया राज, भ्रष्टाचार का सफाया कैसे किया है और आगे कैसे करेंगे, ये निश्चित तौर पे साफ हो चुका है और जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है। 7 तारीख के बाद आप जब 10 तारीख को गिनती होगी तो आप देखिएगा। कितनी सीटें आजमगढ़ में जीत रही हैं बीजेपी? रणनीति कुछ नहीं है हमारी। रणनीति सीधे सीधे जनता के द्वार, गांव-गांव, द्वार-द्वार और सरकार के द्वारा, माननीय योगी जी के द्वारा, माननीय मोदी जी के द्वारा जो भी गरीबों के, गांव के, किसान के, मजदूर के पक्ष में जो काम किया गया है, माताओं बहनों के लिए जो काम किया गया है, उनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके बीच में जा करके, और जनता भी काफ़ी उत्साहित है और जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कि इस बार आजमगढ़, गोपालपुर ही नहीं आजमगढ़ के कई विधानसभाओं में कमल फूल खिलने जा रहा है। क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है गोपालपुर विधानसभा के लिए जो आप करना चाहते हैं? देखिए, अभी तो चुनाव का समय है और हम लोग पूरी तरह से चुनाव के मोड में हैं और
जैसा कि आगे जो भी समस्याएं आएंगी और जिनसे हम लोग रूबरू हो रहे हैं उनको हम लोग आगे रखेंगे और उन समस्याओं से जो है जनता को निजात दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। गोपालपुर विधानसभा जाति समीकरण भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहता है, यही कारण है कि वहाँ कभी कमल खिला नहीं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति की राजनीति नहीं करती, न तो धर्म की राजनीति करती है। विपक्ष जो है झूठ मूठ का अफवाह फैलाते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का बात करती है और सबके साथ का बात करती है और सबका विश्वास भी है और सबका साथ भी मिल रहा है और सबके लिए सब काम भी हो रहा है। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं आप? जीत के प्रति आश्वस्त मैंने तो आपको बता दिया, आप लोग तो बार बार पूछते रहते हैं और आप लोग भी क्षेत्र में जा रहे होंगे तो आपको भली प्रकार से इस बात का जो है अंदेशा हो चुका होगा कि इस बार जो है आजमगढ़ की जनता ने क्या मन बनाया है। अच्छा ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला वहाँ किससे मानते हैं, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज? हम किसी को मुकाबले में नहीं मानते, हम अपने काम पे विश्वास रखते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी पार्टी के जो भी नेता हैं उनके बताए हुए जो भी पार्टी का हमारा काम है उसको हम गांव गरीब के द्वार पे जा करके उसी आधार पे हम अपना काम करते हैं, किसी को मुकाबले में मानते ही नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के हम लोग सच्चे सिपाही हैं और उसी में पैदा भी है, उसी में जाएंगे भी। जो समाजवादी सरकार ने जो हमने विकास किया है अपनी सरकार में वो आजमगढ़ में का पूरे प्रदेश में देखने को मिलता है। अब भाजपा की सरकार रही है, अगर कहीं एक ही ट्रक कहीं रखा हो तो बता दें, तो जनता इनको जवाब देने का काम कर रही है। तो आने वाले दिनों में सपा की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव होने जा रहे हैं। कितनी सीटें इस बार आजमगढ़ में लग रहा है समाजवादी पार्टी? हम लोग यहाँ पर 200 सीटें आजमगढ़ के खाते में जाएगी, हम लोग जीतने जा रहे हैं। ये आज समाजवादी पार्टी गढ़ रहा है यहाँ किसी के बोहनी नहीं होगी। विकास बनाम झूठ का मुद्दा है। हाँ, ये विकास बनाम झूठ का मुद्दा है। इनके पास पूछिए कि कौन सा विकास किया इन्होंने। तो भाजपा वाले कह रहे हैं 40 साल बनाम 40 साल बनाम। तो 40 साल से बनाम जनता आपको चुन रही है ना, तो उनको काहे परेशानी है? 40 साल बनाम 7 साल कहाँ जाएगा? 40 साल बनाम 5 साल कहाँ जाएगा? 2 साल के अंदर 7 साल हो, अब 5 साल ही, ये कहाँ जाएगा? हम तो 40 साल में जो कुछ हुआ है आजमगढ़ में आपको सामने है। मेडिकल कॉलेज है, चीनी मिल है, विश्वविद्यालय है, कलेक्टर कचहरी का बनोले और क्या बनोले, रोडवेज है, सड़कें बनवाया। 7 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ा आज तक का बैंक घोटाला, सबसे बड़ा 23,000 करोड़ का बैंक घोटाला यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी की सरकार में हुआ है। आजादी के बाद क्या मैसेज देंगे आप अपने आजमगढ़ के मतदाताओं को सदर विधानसभा के? हमको जनता ने बराबर आशीर्वाद दिया है। आजमगढ़ का जो जनता देती है, यहाँ से लड़ते हैं, पूरे आजमगढ़ की जनता आशीर्वाद, पूर्वांचल की जनता चाहती है कि ये चुनाव जीते रिकॉर्ड मतों से। हमने आज बहुजन समाज पार्टी से 2 सेट में नामांकन दाखिल किया है। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे, क्या कारण रहा बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने का और वहाँ से प्रत्याशी बनने का? भारतीय जनता पार्टी में जो सच्चा कार्यकर्ता होता है उसका सम्मान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने सब कुछ किया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने अलग मुद्दों को लेते हुए हमारा सम्मान नहीं किया, जनता का सम्मान नहीं किया, जनता जनार्दन का आदर नहीं किया और जनता जनार्दन के विश्वास का उन्होंने आदर नहीं किया। बहन मायावती जी ने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया, इसके लिए मैं जिंदगी भर उनका ऋणी, उनका आभारी रहूँगा। क्या जीत की रणनीति क्या है, क्या विकास के? आप निजामबाद विधानसभा में जब भी प्रवेश करेंगे, निजामबाद खुद बोलता है कि वो निजामबाद है। जब आप बदली पुल से प्रवेश करेंगे तो निजामबाद आपको पता चल जाएगा, जब आप फूलपुर से प्रवेश करेंगे तब निजामबाद पता चल जाएगा। पूरे निजामबाद विधानसभा में एक करीब 9 सालों तक लगातार काम करने में मैंने इस चीज़ को महसूस किया है कि वहाँ पे न चिकित्सा की कोई सुविधा है, न सड़क सुविधा अच्छी है, न सिंचाई की सुविधा अच्छी है, न वहाँ कोई भी अच्छा मंडी है किसानों के लिए, न ही वहाँ युवा वर्ग के लिए स्टेडियम है। निजामबाद में कुछ हुआ ही नहीं है। एक लंबे अंतराल तक, दशकों तक निजामबाद ऐसे ही पड़ा हुआ है और
मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह जनता जनार्दन का प्यार मिलता है वह प्यार मिलेगा और मैं उनके आशीर्वाद से निजामबाद में एक विकास की नई धारा बहा पाऊंगा। जिस तरह से विधायक आलम बदी हैं, कई बार से विधायक हैं, वो तो कहते हैं मैं वोट मांगने जाता नहीं हूँ, जनता हमको अपने यहाँ 20,000 25,000 से जिता देती है। देखिए, मतदान होता है, नेता, मैंने हमेशा बोला है, नेता कभी भी जनता से ऊपर नहीं होता, याचक है नेता, दान लेने जाता है। तो दान हमेशा जो लेता है वो छोटा ही होता है जनता से, और जनता के पास जाने में ना कोई शर्म है। मेरी जनता है, मेरा परिवार है, मेरा विधानसभा है, मैं अपनी विधानसभा में अपनी जनता के साथ हमेशा हूँ। कौन क्या किया है वो अलग विषय है, लेकिन मैं हमेशा जनता के लिए हूँ और जनता मेरे साथ है। इस बार निजामाबाद में बदलाव होगा? बदलाव की लहर दिख रही है, बदलाव की लहर दिख रही है। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? आपके क्षेत्र में लगातार बने हुए हैं, जनता का असीम प्यार है और अब की बार निजामबाद में विकास के नाम पे वोट होगा, बहन जी के नाम पे वोट होगा और युवा जोश के लिए वोट होगा, युवाओं के विकास के लिए वोट होगा। एक नई विकास की धारा लिखी जाएगी। यही मुद्दे हैं, इन्हीं के साथ निजामबाद में चुनाव लड़ा जाएगा और जो इन मुद्दों के साथ चलेगा वही विजयी होगा और जनता ने ये माना है कि मैं इन मुद्दों के साथ हूँ। किस पार्टी से मुकाबला मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी? मुकाबला नहीं है, जनता का आशीर्वाद है, कोई मुकाबला नहीं है निजामबाद में। किसी से कोई लड़ाई नहीं? किसी से कोई लड़ाई नहीं है, एक तरफा है। विधानसभा 350 बहुजन समाज पार्टी से। कितने सीट में नामांकन दाखिल किया? 2 सीट में नामांकन दाखिल किया। आप एक बार दीदारगंज से चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार आपके चुनाव के मुद्दे क्या? देखिए, काम विकास ही चुनाव का मुद्दा होता है, मेरा तो वही मुद्दा है। और एक बार मैं चुनाव लड़ा था दीदारगंज विधानसभा से 2012 में, लगभग 37,000 वोट में पाया था। हर गांव के कोने कोने को मैं जानता हूं, हर गांव के लोगों को जानता हूं। और विकास की जहां तक बात है, सड़क, अच्छे अस्पताल, शिक्षा, यही विकास की चीजें हैं। और दीदारगंज की बिल्कुल बुरी दशा है, गांव की सड़कों की स्थिति के अलावा कुछ भी नहीं है। और शिक्षा के नाम पे आप देख ही रहे हैं कि ना तो कोई सेंट्रल का स्कूल है, ना तो कोई कन्याओं के लिए GIC है, ना तो बच्चों के लिए कोई GIC है। मतलब इस तरह का कुछ भी नहीं है, ना तो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना तो मेडिकल कॉलेज है। दीदारगंज बिल्कुल विकास से लगभग अछूता है। तो इस बार आपका क्या मुद्दे रहेंगे जो अलग हटके रहेंगे? कुछ अपना विधानसभा में कुछ माइलस्टोन स्थापित करना चाहेंगे? देखिए, विधानसभा के बीच में आदमी इस तरह से रहे कि लोगों के बीच बना रहे, भाईचारा कायम रहे और लोगों को ये एहसास विश्वास हो कि हमारे बीच का भाई है, हमारे बीच का बेटा है, हमारे बीच का व्यक्ति है। आसानी से वो मेरे पास पहुंच सके, अपनी बात कर सके और हम जिस लायक रहें उनके सुख दुख में खड़ा हो सकें। बाकी रही काम विकास की बात, तो काम विकास सरकार के अनुरूप जिस तरह से रहेगा, जो भी काम विकास रहेगा वो आदमी सदन में आवाज उठा के शासन सत्ता में सम्मिलित हुआ तो पूरी तरह से अपने नेता के और लोगों के से वो करके एक तरह से प्रयास करके कोशिश करके अपने क्षेत्र में आदमी काम विकास लाएगा। बहुजन समाज पार्टी का स्लोगन है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। तो आपको किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है क्षेत्र में? देखिए, हमारे साथ तो सर्व समाज है और बहुजन समाज पार्टी ने टिकट भी दिया है, तो सभी समाज को देखते हुए हमारे यहाँ यादव जी को भी टिकट दिया गया है, ब्राह्मण को भी टिकट दिया गया है, क्षत्रिय को भी टिकट दिया गया है, मुस्लिम भाई को भी टिकट दिया गया है। हमारे यहाँ तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा आपके सामने पूरी तरह से जिंदा है, साबित है। तो इस बार दीदारगंज पर हाथी का बटन दबेगा? विश्वास है, इसी उम्मीद विश्वास के साथ हम सबके बीच जा रहे हैं। सम्मानित जनता से हाथ जोड़ के सम्मान मांग रहे हैं कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए और मौका मिला तो आपके बीच साबित करके दिखाएंगे। बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी? निश्चित तौर पे बनेंगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किस तरह की रुझान आ रही है और हम दल के प्रत्याशी हैं, तो हम तो चाहेंगे कि बहन जी मुख्यमंत्री बने और मैं उनके मंत्रिमंडल का मजबूत सिपाही विधायक के रूप में ही बनूं और अपने जिले विधानसभा को ही नहीं, अपने जिले को काम विकास से हम लोग एकदम पाट
आजमगढ़ में विधानसभा दिलचस्प नजारे दिखा रही है। जनपद के पश्चिमी छोर पर स्थित अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ये सीट बहुत वीआईपी मानी जाती है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे बलराम यादव चुनाव लड़ते रहे हैं और कई बार विधायक बन प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री पद को सुशोभित करते रहे। अब उनके पुत्र डॉक्टर संग्राम यादव 2 बार से विधायक है और इस बार तीसरी बार नामांकन समाजवादी पार्टी से किए हैं। उनको टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी निषाद पार्टी से प्रशांत सिंह चुनाव मैदान में उतरे हैं। उनका दावा है कि पिछली बार चुनाव में योगी और मोदी की लहर थी, इस बार बवंडर है। पूरे क्षेत्र की जनता योगी में हो गई। वहीं अतरौलिया में परिवारवाद पर उनका कहना था कि देश से परिवारवाद चला गया, प्रदेश से भी जा रहा है, अब अतरौलिया से भी चला जाएगा। वहीं विकास पर कहा कि अतरौलिया में सड़क और नाली की काफी समस्या है। केवल एक परिवार के ही गांव और उनके वर्ग के लोगों में ही विकास दिखाई देता है, बाकी एरिया पिछड़ा है। जीतने पर वो पूरे क्षेत्र में विकास पर जोर देंगे। बहुजन समाज पार्टी से यहां से डॉक्टर सरोज पांडे मैदान में हैं। नहीं रह गई थी। उस दिन हमने नामांकन पत्र लिया था, दाखिल नहीं किया था। अच्छा। नामांकन पत्र लिया था क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे हमारे साथ। हम लोग दोनों लोग मिल करके उनके आशीर्वाद से मैंने उस दिन नामांकन पत्र लिया था और आज मैंने दाखिल किया है। कितने सेट में दाखिल किया आपने? आज मैंने एक सेट में दाखिल किया है, बाकी सेट कल तक दाखिल हो जाएंगे। क्षेत्र में रिस्पांस आपको किस तरह से मिल रहा है? क्षेत्र में देखिए रिस्पांस तो हमारा ही है, भारतीय जनता पार्टी का रिस्पांस है और इस बार जनता योगी में मोदी में है, तो रिस्पांस तो भारतीय जनता पार्टी का और इस बार आंधी है। पिछली बार लहर थी, इस बार बवंडर है। अच्छा, तो जैसे वो तो सीट मानी जाती है एक परिवार की, तो परिवार के बारे में क्या देखिए, परिवार तो देश से चला गया, प्रदेश से भी एक में 2022 में जाना तय है। हमें आपको कहने के आप ही हम बैठे हुए हैं उस परिवार को उड़ाने के लिए और इस बार उसकी आंधी में वो उड़ जाएगा परिवार। तो जैसे आपका क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है वहाँ जो करना चाहते हैं आप? ड्रीम प्रोजेक्ट देखिए, मैं यहाँ पे एक ड्रीम लेके आया हूँ। ये मेरा अपना गांव है, मेरी अपना घर है जहाँ मेरी जन्मभूमि थी। तो अपनी जन्मभूमि को हर इंसान अगर अपनी जन्मभूमि को अपनी कर्मभूमि बना ले तो वो कुछ न कुछ वहाँ पे जरूर करेगा और मैं वहाँ खुद ही अपने गाँव का, अपने घर का, अपने विधानसभा का विकास के लिए प्रयत्न करूंगा और अतरौलिया से लखनऊ जाकर के सिर्फ अपने अतरौलिया विधानसभा का विकास करने के लिए। कौन कौन से हैं ऐसे, मतलब जो बहुत सारे मुद्दे की हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे यहाँ खुद का, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए पूरे विधानसभा में ना सड़क है ना नाली है, केवल एक पर्टिकुलर एक वर्ग में मैं बोलूंगा एक परिवार में जो जिस परिवार की जाति का है उस परिवार का ही विकास है। उनके गांव में ही सड़कें हैं, उनके गांव के लिए ही क्या लोग हैं। बाकी विधानसभा हमारी 200 किलोमीटर की विधानसभा क्या और लोग नहीं रहते हमारे। उनके गांव में आप जाके देख लीजिए, खास करके हमारे अदर बैकवर्ड बहुत सारे हैं जिनके गांव में मैं गया हूं। मैं लगातार महीनों से, सालों से भ्रमण कर रहा हूं। हम लोग को 5-5 किलोमीटर, 6-6 किलोमीटर चलने के लिए घंटों का प्रयास करना पड़ता है। सड़कों में गड्ढे, मतलब हमारी प्रदेश की सरकार की जो नीतियां हैं, जो सब कुछ है, अगर वो योजनाओं को भी यहाँ का विधायक फॉलो कर लिया होता तो अब तक हमारा बहुत विकास हो गया होता। भारतीय जनता पार्टी का सहयोग मिला? भारतीय जनता पार्टी हमारी अपनी बड़ी भाई है भाई, वही मेरी पार्टी है। हम लोग तो उनके छोटे भाई हैं। हमने उनका 2019 में सहयोग किया, तो देखिए कितनी बड़ी जीत से हम लोग जीते थे और 2022 में फिर हम लोग ने उनके साथ हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी हमारे बड़े भाई के रूप में हमारा पूरा रोल अदा कर रही है और हम उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। कितने जीत के प्रति आश्वस्त हैं? कितने वोटों से? 100% इस बार हमारे यहाँ आंधी है। 50,000 वोट। पिछली बार हम लोग बड़े ही कम मतों से मात्र 2,2300 मतों से हम पिछला चुनाव हम हार गए थे। उसका रीजन भी था, प्रशासन उनका था, चीजें उनकी थी, तो वो एक वर्चस्व की राजनीति, एक परिवारवाद की राजनीति उनकी आज से नहीं चल रही है। बहुत 35 सालों से उनके बाप बेटे राज कर रहे हैं, तो जिसका एक उनको मिल गया था एक, बट इस बार उनको ये पता लग जाएगा कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने सोमवार को जीएनपुर कोतवाली सहित विभिन्न बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि निर्वाचन कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की कोताही क्षम्य नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि जो भी निर्देश शासन से मिले हैं अक्षरशः से उसका पालन होना चाहिए। चुनाव आचार संहिता का यदि कहीं भी उल्लंघन होता है उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। कोतवाली के निरीक्षण के दौरान प्रभारी को मतदान केंद्रों की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने, क्षेत्र के लोगों में सुरक्षा के प्रति विश्वास जगाने, भयमुक्त वातावरण का सृजन करने, अवैध धन व शराब के खिलाफ अभियान नियमित रूप से जारी रखे जाने के निर्देश दिए। संसार में अनेक प्रकार की शासन व्यवस्थाएं प्रचलित हैं,
उनमें लोकतंत्र या जनतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था का नाम है जिसमें जनता के हित के लिए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही सारी व्यवस्था का संचालन किया करते हैं। इसी कारण जिन देशों में इस प्रकार की सरकारों की व्यवस्था है, राजनीतिक शब्दावली में उन्हें लोक कल्याणकारी राज्य और सरकार कहा जाता है। यदि लोक या जनता द्वारा निर्वाचित सरकार लोक कल्याण के कार्य नहीं करती तो उसे अधिक से अधिक 5 वर्षों के बाद बदला भी जा सकता है। 5 वर्षों में एक बार चुनाव कराना लोकतंत्र की पहली और आवश्यक शर्त है। चुनाव में प्रत्येक बालिग अपनी इच्छा अनुसार अपने मत का प्रयोग करके इच्छित व्यक्ति को जिता और अनिच्छित को पराजित करके सत्ता से हटा सकता है। इस प्रकार लोकतंत्र में मतदान और चुनाव का अधिकार होने के कारण प्रत्येक नागरिक परोक्ष रूप से सत्ता और शासन के संचालन में भागीदारी भी निभाया करता है। लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त और सफलता की कसौटी भी है। अतः प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य हो जाता है कि वो उसके प्रति सावधान रहे। और इसी क्रम में एबीसी चैनल लगातार मतदाताओं के जरिए ही मतदाताओं को जागरूक कर रहा है। विचार से एक वोट का जो कीमत होता है, अगर हम समझे हमारी थिंकिंग के हिसाब से, हमारी जो सोच है, एक वोट हमारा एक जो है कि पूरे जो है कि एक रिप्रेजेंटेटिव को जो है कि समर्पित होता है। और हमारी जो अपनी सोच होती है कि किस जनप्रतिनिधि को हम अपना जो है कि नेता चुनना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति अगर अपने व्यक्तिगत वोट का महत्व समझे तो उस अच्छे से जनप्रतिनिधि का चुनाव कर सकता है और इस तरीके से एक अच्छा मैसेज दे सकता है अपने देश के प्रति एक अच्छे नेतृत्व का। मुद्दा क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? इस मुद्दे पे मुद्दा ये होना चाहिए कि जो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो जो है कि किस टाइप के हैं, उनका बैकग्राउंड देखना है, उनका रिकॉर्ड देखना है। अगर एक अच्छे छवि वाले नेता हैं तो उस प्रतिनिधि को, उस जनप्रतिनिधि को हम अपना जो है कि नेतृत्व अपना प्रदान कर दें। जो लोग वोट देने नहीं आते हैं क्या करना चाहिए? जो लोग वोट नहीं देना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि वो अपने एक सुनहरे अवसर को गंवा देते हैं कि एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में उनका अपना जो योगदान होता है वो कहीं ना कहीं जो है कि एक नकारात्मकता को जो है कि प्रदर्शित करता है। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोग ये सोचकर चुनाव के समय मत प्रयोग नहीं भी करते कि हमारे एक मत के न डलने से क्या बनने बिगड़ने वाला है। पर वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। कई बार हार जीत का निर्णय केवल एक ही वोट पर निर्भर हुआ करता है। हमारे एक वोट के न डालने से अच्छा उम्मीदवार हार और अनचाहा उम्मीदवार जीत सकता है। सजग, सावधान और जागरूक मतदाता ही चुनाव को सार्थक बनाने की भूमिका निभा सकता है। लिहाजा हमारे अभियान से जुड़े लोग प्रतिदिन लोगों से यही गुजारिश कर रहे हैं कि वो अपने मत का प्रयोग अवश्य परंतु सोच समझकर जरूर करें। अपने आसपास के लोगों को इस चीज़ को लेकर के बहुत ही जागरूक करना चाहिए लोगों को कि वोट देना ये हमारे लिए इतना ज़रूरी है। क्योंकि ये देखिए एक तो 5 साल में एक बार ये आता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो 5 साल में इसके पिछले जो हमारे जो भी नेता हैं वो विकास में क्या काम किया क्या नहीं किया, उसमें आगे क्या विकास होना है क्या नहीं होना है वो उन्हीं लोगों पे डिपेंड करता है, उन्हीं लोगों पे निर्भर रहता है जो लोगों ने वोट नहीं दिया। तो हमें अपने आसपास के सभी लोगों को ये जागरूक करना चाहिए कि आप लोग चल के वोट दें और राष्ट्र के लिए एक अच्छे नेता का चुनाव करें ताकि वो अपने देश को और अपने समाज को आगे बढ़ा सके। एक वोट का महत्व, एक वोट का महत्व सर बहुत बड़ा हमारे हिसाब से है। क्योंकि एक वोट ही ये डिसाइड कर सकता है, ये तय कर सकता है कि हमारा नेता कैसा होना चाहिए। एक वोट मिलके ही 11 वोट के बराबर हो सकते हैं, ये हमारा सोच। जी, एक वोट का बहुत महत्व होता है कि एक वोट तय करता है कि एक जो है अच्छे नेता का चयन हो, और एक वोट से भी ये तय होता है कि बुरे नेता का चयन हो। दोनों बातें, लेकिन हमें ये सोच समझ करके वोट देना चाहिए कि हम कैसे नेता का चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारा भविष्य का निर्माण करेगा, भविष्य की चीज़ें तय करेगा, वो व्यवस्थाएँ जो है हमें उपलब्ध कराएगा या नहीं। इसलिए हमें वोट देना चाहिए और इसी का वो महत्व है। 100% वोटिंग क्यों नहीं होती? 100% वोटिंग न होने के पीछे का कारण है कुछ लोग जागरूक नहीं हैं। कुछ लोग इसलिए नहीं चाहते हैं कि वोट दे करके क्या किया जाए, भविष्य में वो सारी चीज़ें जो कुछ हो रही वहीं फिर होना है। और फिर उसके बाद कुछ लोग तो जो है ये सोच करके वोट नहीं देते कि अच्छे नेता नहीं हैं, इसलिए हम किसको वोट दें, ये सोच करके।
क्या वोटिंग होनी चाहिए? जी, वोटिंग होनी चाहिए। एक स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए वोटिंग होनी चाहिए। अगर स्वतंत्र लोकतंत्र है तो उसमें वोट नहीं होगा तो अच्छे नेता नहीं आएंगे। लेकिन हमारे लोकतंत्र में जो वोटिंग प्रणाली है ये काफ़ी थोड़ा डाउन जा रही है और हमारे आजकल के नेताजी लोग हैं और विभिन्न पार्टियां हैं वो बहुत अत्यधिक पैसा खर्च कर रही हैं वोट लेने के प्रयास में। इस वजह से जो है वोटिंग का सिस्टम ही गड़बड़ हो गया है। आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? मैं ये अपील करूंगा कि लोग निष्पक्ष होकर के मतदान करें और अधिक से अधिक वोटिंग करें ताकि जो है एक अच्छा नेता सामने आए और अच्छा हमारा देश जो है जिस उद्देश्य से लोकतंत्र बना, जिस उद्देश्य से मताधिकार बना, वह जो है कि वो पूर्ण हो। हमारे देश का जो सपना है वो पूरा साकार। बहुजन समाज पार्टी के नेता व पूर्व राज्य मंत्री तारकेश्वर उपाध्याय टुनटुन भाजपा का दामन थामने के बाद सोमवार को अपने गृह जनपद पहुंचे। उनके प्रथम जनपद आगमन पर भाजपा नेताओं ने जगह जगह उनका स्वागत किया। लालगंज भाजपा जिला अध्यक्ष शशिकांत राय ने तारकेश्वर उपाध्याय टुनटुन का स्वागत करते हुए कहा, सही समय पर सही निर्णय लिए हैं। 27 साल से बसपा की राजनीति कर रहे थे। टुनटुन उपाध्याय पूर्वांचल में एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा माना जाता है। निश्चित रूप से उनके भाजपा में आ जाने से आजमगढ़ में पार्टी मजबूत हो गई। उन्होंने कहा कि अब आजमगढ़ के सभी विधानसभाओं में निश्चित रूप से कमल खिलेगा। पूर्व राज्य मंत्री तारकेश्वर उपाध्याय टुनटुन ने कहा कि बसपा अपने मूल नीति से भटक गई है, शोषित, वंचित, दलितों के साथ अन्याय कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास करती है। भाजपा में सर्व समाज का भला है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा सम्मान ब्राह्मणों को देने वाली वर्तमान में भाजपा ही है। भाजपा में गुंडे माफिया बवाली जेल के अंदर हैं। समाजवादी पार्टी में तमाम गुंडे माफिया हैं। इस दौरान भाजपा लालगंज जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय, दीपक राय, बालमुकुंद राय, विजय तिवारी, सोनू राय, अंकुश राय, सुनील गिरी, आलोक राय, विशाल राय, विनोद तिवारी, पप्पू चौबे, सुधीर अस्थाना, गोवर्धन सिंह प्रधान, पिंटू सिंह आदि ने स्वागत किया। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। रमा हॉस्पिटल नरौली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर अजीत कुमार, डॉक्टर अमित कुमार सिंह, डॉक्टर ब्रजेश कुमार चौहान, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव और डॉक्टर एस.के. चौधरी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। सभी प्रकार की ऑपरेशन की सुविधा, ICU, ICCU, 24 घंटे इमरजेंसी, वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, डिजिटल एक्सरे, कैथ लैब एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली आजमगढ़।